नमस्कार दोस्तों, मैं तुलेश साहू शिक्षागढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। शिक्षागढ़ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोगों के लिए दोस्तों आज मैं एक नया सब्जेक्ट, एक नया विषय जियोग्राफी लेकर आया हूं। जियोग्राफी या भूगोल जो कि जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए दोस्तों तो जर्नल स्टडी में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज के क्लास में हम देखेंगे कि भूगोल क्या है, ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और आकाशगंगा की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास भूगोल और भूगोल की परिभाषा से। ठीक, भूगोल को मैं परिभाषित कैसे कर सकता हूँ। भूगोल पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाली जीव जंतु तथा प्राकृतिक पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का विज्ञान ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी पे रहने वाले जीव जंतु तथा प्राकृतिक पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का विज्ञान ही क्या कहलाता है दोस्तों, भूगोल कहलाता है। ठीक दोस्तों, अब देखेंगे भूगोल का जनक कौन है। ठीक, हिकेटियस आज 500 ईसा पूर्व पहले हिकेटियस ने एक अपना पुस्तक लिखा। उस पुस्तक का नाम था क्या, जेस पीरियड्स। इन्होंने सबसे पहले इस पुस्तक में पृथ्वी और पृथ्वी से संबंधित ज्ञान का वर्णन इस जेस पीरियड्स नामक पुस्तक में किया था। इसी जेस पीरियड्स नामक पुस्तक में हमको भूगोल शब्द का या भूगोल के बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त हुआ। इसलिए हिकेटियस को फादर ऑफ जियोग्राफी या भूगोल का जनक कहा जाता है दोस्तों। ठीक, एक और जो आपका भूगोलविद या भूगोल शास्त्री है जिसका नाम है इराटोस्थेनीज, जो कि एक ग्रीक खगोल शास्त्री थे। जो कि कौन थे दोस्तों, भूगोल के एक ग्रीक खगोल शास्त्री। इन्होंने जियोग्राफिका एक शब्द दिया, जियोग्राफिका, जो कि कैसा वर्ड है, जियोग्राफिका एक ग्रीक शब्द है। उस जियोग्राफिका से क्या बना दोस्तों, जियोग्राफी। इन्होंने एक शब्द दिया, एक वर्ड दिया जियोग्राफिका, उसी जियोग्राफिका से क्या बना, जियोग्राफी। इसको मैं लिख सकता हूँ जियो प्लस ग्राफी, अर्थात जियो का मतलब होता है भू और ग्राफी का मतलब होता है क्या, व्याख्या। भू की व्याख्या करें पृथ्वी या फिर अध्ययन, जो पृथ्वी का अध्ययन करे वही कहलाता है क्या दोस्तों, जियोग्राफी। वही कहलाता है क्या, जियोग्राफी। इतना समझ आया। ठीक, इसीलिए इराटोस्थेनीज को व्यवस्थित भूगोल का सिस्टमेटिक जियोग्राफी का जनक कहा जाता है। ठीक, दोनों समझ आया दोस्तों। भूगोल का जनक हिकेटियस को भी कहा जाता है, भूगोल का जनक इराटोस्थेनीज को भी कहा जाता है। लेकिन यदि आपको पूछा जाएगा कि व्यवस्थित भूगोल, सिस्टमेटिक भूगोल को इन्होंने क्या किया, भूगोल को एक नए अवतार में, एक सिस्टमेटिक वे में वर्णन किया। ठीक, इसलिए इराटोस्थेनीज को क्या कहा जाता है, सिस्टमेटिक जियोग्राफी का फादर। अब देखिए दोस्तों, हर जगह हमको क्या मिल रहा है, पृथ्वी की व्याख्या करें, पृथ्वी का अध्ययन करें, वही कहलाता है क्या, जियोग्राफी। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, जियोग्राफी में सबसे पहले हम पूरा जियोग्राफी में क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में ही पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में ही अध्ययन करना है। यही आपका क्या है, विषय भूगोल है। तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब जानना बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बेहद जरूरी है। तो पृथ्वी को पढ़ने से पहले ये पृथ्वी कहाँ से आया, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो पृथ्वी आया तारों से। कौन सा तारा, एक सौर परिवार है दोस्तों, सौर परिवार से आया क्या, पृथ्वी। सौर परिवार से क्या आया, पृथ्वी। ये सौर परिवार कहाँ से आया दोस्तों, ये सौर परिवार आया, सौर परिवार या तारा ये कहाँ से आया, आकाश गंगा से आया। ये कहाँ से आया दोस्तों, आकाश गंगा से आया। आकाश गंगा की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो आकाश गंगा की उत्पत्ति होती है दोस्तों
ब्रह्मांड से होती है। आकाशगंगा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ब्रह्मांड से। तो देखिए दोस्तों, हमको पृथ्वी की उत्पत्ति जानने से पहले सौर परिवार जानना पड़ेगा। सौर परिवार कहाँ से आया? तो आकाशगंगा। तो आकाशगंगा के बारे में आप हमको जानना पड़ेगा। आकाशगंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ब्रह्मांड से हुई। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा दोस्तों? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहाँ से हुई? यदि हम ब्रह्मांड के बारे में जान गए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहाँ से हुई ये जान गए, तो हम आकाशगंगा को जान जाएंगे। आकाशगंगा के बाद सौर परिवार के बाद पृथ्वी, फिर हम विश्व के भूगोल को संक्षिप्त लेते हुए इंडियन जियोग्राफी, भारत के भूगोल की ओर अध्ययन करेंगे। ठीक, अब देखेंगे ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे कौन कौन सा सिद्धांत है। बहुत सारे खगोलविद, बहुत सारे भूगोलविद, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया, अपना अपना एक सिद्धांत दिया। ये जो सिद्धांत है उसमें कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले महाविस्फोटक या बिग बैंग थ्योरी, इसको किसने प्रतिपादन किया था? इसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंत्रे ने किया था। ठीक, दूसरा है साम्य अवस्था का सिद्धांत। साम्य अवस्था का सिद्धांत थॉमस गोल्ड एंड हर्मन बॉडी ने किया था। तीसरा है आपकी निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना का जो सिद्धांत है उसको किसने दिया था? लाप्लास ने दिया था दोस्तों। ठीक, धूल परिकल्पना का सिद्धांत किसने दिया था? ऑटो स्मिथ ने दिया था। एक है आपका दोलन परिकल्पना। दोलन परिकल्पना का सिद्धांत एलन संडेज ने दिया था। ठीक, इतने सारे सिद्धांत है और भी बहुत सारे सिद्धांत है। तो इन सभी सिद्धांतों के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई दोस्तों, जिसमें अभी तक जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, वो अभी तक रहस्यमय है दोस्तों। कोई भी एक सिद्धांत के द्वारा कभी भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं हो पाई है। लेकिन इसमें से यदि देखा जाए तो आपका जो एक सिद्धांत है महाविस्फोटक का सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, ये कहीं ना कहीं बाकी सभी सिद्धांतों से सर्वमान्य रहा, सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं महाविस्फोटक का सिद्धांत से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के जो सबसे पॉपुलर सिद्धांत मैंने बताया महाविस्फोटक का सिद्धांत, इसको और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बिग बैंग थ्योरी, विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना, इन तीन नामों से जाना जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेंत्रे ने 1894 से 1896 ईस्वी के बीच किया। इन्होंने क्या बताया कि आज से 15 अरब वर्ष इन्होंने क्या बताया कि आज से 15 अरब वर्ष पहले, आज से कितना दिन पहले? 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड कैसा था दोस्तों? ब्रह्मांड एक विशालकाय अग्निपिंड की समान एक संकेंद्रित बॉडी था, एक संकेंद्रित पिंड था। ब्रह्मांड कैसा था? विशालकाय अग्निपिंड के समान एक संकेंद्रित पिंड था। इस पिंड में क्या हुआ दोस्तों? अचानक एक दिन विस्फोट हो गया। अब हम किसी छोटे मोटे चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मांड के बारे में। तो ब्रह्मांड के लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे दोस्तों? महाविस्फोट। अचानक एक दिन क्या हो गया? इस संकेंद्रण, अत्यधिक संकेंद्रण होने के कारण इस विशाल अग्निपिंड में विस्फोट हो गया। जैसे विस्फोट हुआ, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, ठीक, देखिए, जैसे विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद क्या हो गए कि ये ब्रह्मांडी पिंड विस्फोट होने के बाद बिखर गए। ब्रह्मांडी पिंड विस्फोट होने के बाद चारों तरफ अंतरिक्ष में क्या हो गए? कई टुकड़ों में, कई कणों में क्या हो गए दोस्तों? बिखर गए। देखिए, ये ब्रह्मांडी पिंड कई कणों में बिखर गए। अब बिखरने के बाद ये लगातार एक ब्रह्मांडी पिंड लगातार फैल रहा है।
मतलब कि ब्रह्मांड का लगातार समय दर समय क्या हो रहा है दोस्तों, विस्तार हो रहा है। इसलिए इस सिद्धांत को विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना भी कहते हैं। इसलिए इसको और क्या बोलते हैं, विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना की सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जो ब्रह्मांडीय पिंड बिखरने के बाद लगातार फैल रहा है, लेकिन जो पिंड जो बिखरे हुए पिंड की जो बीच की जो दूरी है वो समान है। उनकी बीच की जो दूरी है वो ना तो कम हो रहा है ना तो ज़्यादा हो रहा है। लेकिन ये दोनों पिंड, जो छोटे छोटे पिंड जो बिखरे हुए हैं, ये लगातार अपने आप को क्या कर रहे हैं दोस्तों, फैला रहा है। लगातार क्या रहा है, फैला रहा है। यही जो बिखरे हुए जो छोटे छोटे कण हैं, जो छोटे छोटे ब्रह्मांडी जो पिंड है, यही पिंड क्या कहलाता है दोस्तों, इसी पिंड का नाम दिया गया है आकाश गंगा। क्या नाम दिया गया है दोस्तों, आकाश गंगा, जिसकी संख्या लगभग 100 अरब से भी ज़्यादा है दोस्तों। मतलब आकाशगंगा की यदि मैं बात करूं तो आकाशगंगा की संख्या कितनी, 100 अरब से भी ज़्यादा, 100 अरब से भी ज़्यादा। मतलब यहाँ पर जब मैं ब्रह्मांड को परिभाषित कर सकता हूँ दोस्तों, देखिए अरबों आकाशगंगाओं का समूह ही क्या कहलाता है, ब्रह्मांड कहलाता है। समझ आया दोस्तों, क्या समझ आया, अरबों आकाशगंगाओं का समूह क्या कहलाता है, ब्रह्मांड कहलाता है। चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे क्या, आकाशगंगा। अभी तक हमने देखा क्या, ब्रह्मांड क्या है, अरबों आकाशगंगाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। लेकिन अब आकाशगंगा किसको कहते हैं दोस्तों, इसको आपको जानना जरूरी है। चलिए देखिए, आकाशगंगा किसी केंद्र के चारों ओर एक नियमित कक्षा में चक्कर लगाने वाले अरबों तारों के समूह, कितने दोस्तों, अरबों तारों के समूह को क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। देखिए एक केंद्र है, इस केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाने वाले अरबों तारों के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, आकाशगंगा कहते हैं। अरबों तारों के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, आकाशगंगा। आकाश के गंगा के केंद्र को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो उसको बल्ज, आकाशगंगा के केंद्र को बल्ज के नाम से जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया आकाशगंगा। ये आकाशगंगा जिसकी संख्या अरबों में है, जिसकी संख्या 100 अरब से भी ज़्यादा है। कितना दोस्तों, 100 अरब से भी ज़्यादा। तो इसको हम 3 प्रकार में बांट सकते हैं। ये जो 100 अरब है, जिसको हम 3 प्रकार में बांट सकते हैं। देखिए दोस्तों, आकाशगंगा जो है गैलेक्सी, उसमें सबसे पहला आता है प्रकार आता है सर्पिलाकार या स्पाइरल, सर्पिलाकार या स्पाइरल। इसमें देखिए दोस्तों, इस सर्पिलाकार 100 अरबों में से जो 1/4 भाग है, जो 1/4 भाग है आकाशगंगाओं का, ये जो 1/4 भाग आकाशगंगा किस प्रकार के हैं दोस्तों, सर्पिलाकार या फिर स्पाइरल। इसमें होता क्या है दोस्तों कि केंद्र में, सर्पिलाकार या स्पाइरल आकाशगंगाओं के केंद्र में अत्यधिक मात्रा में क्या होते हैं दोस्तों, सघन मात्रा में तारों का समूह होता है। ठीक, जिसमें कि यदि मैं उदाहरण के लिए बताऊं तो हमारी जो आकाशगंगा, जिस आकाशगंगा में हम निवास करते हैं, जिस आकाशगंगा में हमारी पृथ्वी है, जिस आकाशगंगा में हमारा सौर परिवार है, उस आकाशगंगा का क्या नाम है दोस्तों, मंदाकिनी। और जो मंदाकिनी की जो आकार है, मंदाकिनी की जो किस प्रकार की आकाशगंगा, तो मंदाकिनी सर्पिलाकार या फिर स्पाइरल आकाशगंगा है। ठीक, मंदाकिनी की सबसे निकटतम आकाशगंगा का क्या नाम है दोस्तों, एंड्रोमेटा या फिर देवयानी, एंड्रोमेटा या फिर देवयानी, जिसकी आकार भी किस प्रकार है दोस्तों, सर्पिलाकार। मतलब यदि आपको ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, मंदाकिनी या फिर एंड्रोमेटा दोनों किस प्रकार की आकाशगंगा है, तो सर्पिलाकार। ठीक, दूसरा हम देखते हैं दोस्तों अंडाकार या फिर इलिप्टिकल, अंडाकार या फिर इलिप्टिकल।
इस प्रकार की आकाशगंगाओं की जो संख्या है, जितने भी आकाशगंगा है इसकी 2/3 भाग आकाशगंगा किस प्रकार के हैं दोस्तों? अंडाकार। इसमें इस प्रकार के आकाशगंगाओं में जो तारों का जो समूह होता है दोस्तों, वो पुराने मतलब ओल्ड टाइप के तारे होते हैं। इसमें नए प्रकार की तारे का जन्म नहीं होता है। ठीक। तीसरा जो आपका आता है क्या? अनियमित या इरेगुलर। इस प्रकार की आकाशगंगाओं के समूह की संख्या है 1/10, मतलब हमारे ब्रह्मांड में जितने भी आकाशगंगा हैं उसके 1/10 भाग क्या है दोस्तों? अनियमित प्रकार के आकाशगंगाओं के समूह में आते हैं, जिसमें तारों की जो संख्या है सबसे ज़्यादा नए तारों की यहाँ पर उत्पत्ति होती रहती है। मतलब जितने भी नए आकाशगंगाओं का जो समूह है या फिर नए आकाशगंगा बनते हैं, नए तारे बनते हैं, वो कहाँ बन रहे हैं दोस्तों? अनियमित प्रकार के आकाशगंगा में बनते हैं। समझ आया दोस्तों इतना? ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात क्या है, देखिए दोस्तों, आकाशगंगा क्या बताया? अरबों तारों का समूह क्या कहलाता है? आकाशगंगा कहलाता है। और जो आकाशगंगा, इसकी भी संख्या अरबों में है, 100 अरब से ज़्यादा। तो उन 100 अरब में से एक जो आपका आकाशगंगा है, जिसका नाम है क्या दोस्तों? जिसका नाम है मंदाकिनी। जिसका क्या नाम है? मंदाकिनी। या फिर इसी को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये दुग्ध मेखला, या फिर इसी को और क्या नाम से जानते हैं हम लोग? मिल्की वे। मिल्की वे दूध मेखला इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो रंग है, इसका जो कलर है, वो आपका दूधिया रंग का है। ठीक। इस मंदाकिनी नामक आकाशगंगाओं में, इस मंदाकिनी नामक आकाशगंगा, अरबों आकाशगंगाओं में से एक जो आकाशगंगा है जिसका नाम है मंदाकिनी, उस आकाशगंगा में हमारा जो सौर मंडल है वो यहाँ पर निवास करती है। या फिर अब बोला जाए कि हम किस आकाशगंगा में रहते हैं, तो हम मंदाकिनी नामक आकाशगंगाओं में रहते हैं। ठीक। अब देखिए, जो मंदाकिनी नामक जो आकाशगंगा है उसमें भी अरबों तारे होंगे, अरबों तारे होंगे दोस्तों। अरबों तारों में से एक जो आपका तारा है क्या? सूर्य। अरबों तारों में से एक जो तारा है क्या दोस्तों? सूर्य। मतलब कि सूर्य भी कहीं ना कहीं इस मंदाकिनी की नाभि का चक्कर लगाता होगा दोस्तों, इस मंदाकिनी की नाभि का चक्कर लगाता होगा। अभी तक हमने क्या पता था, हमको क्या पता था दोस्तों, कि जितने भी ग्रह है वो नियमित कक्षा में सूर्य की चक्कर लगाते हैं, नियमित कक्षा में सूर्य की चक्कर लगाते हैं। लेकिन क्या आपको पता था दोस्तों कि सूर्य भी कहीं किसी और का चक्कर लगाते हैं? जी बिल्कुल, सूर्य मंदाकिनी की नाभि का चक्कर लगाता है दोस्तों। और मंदाकिनी की नाभि का चक्कर किस चाल के साथ लगाता है? 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ में मंदाकिनी की नाभि का क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। और एक चक्कर लगाने में लगा समय 22 से 25 करोड़ वर्ष लग जाता है दोस्तों। कितना? 22 से 25। मतलब सूर्य को मंदाकिनी की नाभि का एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है? 22 से 25 करोड़ वर्ष। यही लगा समय ही क्या कहलाता है दोस्तों? ब्रह्मांड वर्ष। क्या कहलाता है? ब्रह्मांड वर्ष। मतलब ब्रह्मांड वर्ष किसको बोलते हैं? कि मंदाकिनी की नाभि के चक्कर लगाने में लगा, एक चक्कर लगाने में लगा समय क्या कहलाता है दोस्तों? ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। सूर्य के द्वारा मंदाकिनी की नाभि की चक्कर लगाने में लगा समय ही क्या कहलाता है? ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। मंदाकिनी की सबसे अधिक चमकीला तारा के बारे में बात करूं तो मंदाकिनी की सबसे चमकीला तारों का जो नाम है, वो सबसे चमकीला तारा है ओरियन नेबुला। मंदाकिनी के सबसे चमकीला तारा का नाम क्या है दोस्तों? ओरियन नेबुला। ठीक। और इस मंदाकिनी के सबसे करीब का एक और
आकाशगंगा है जिसका नाम है, सबसे नज़दीकी आकाशगंगा जिसका नाम है दोस्तों क्या, एंड्रोमेडा, जिसका नाम है दोस्तों एंड्रोमेडा, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है ये देवयानी। क्या दोस्तों, देवयानी। दोस्तों आज के क्लास को यदि मैं संक्षिप्त करूं तो कुछ इस प्रकार देखिए। सबसे पहले हमने क्या देखा, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड किसको बोलते हैं दोस्तों, ब्रह्मांड बोलते हैं अरबों आकाशगंगाओं के समूह को क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्रह्मांड कहते हैं। आकाशगंगा किसको बोलते हैं दोस्तों, इसमें भी अरबों तारों के समूह को क्या बोलते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। ठीक, अब देखिए अरबों तारों में से जो हमारा जो तारा है सूर्य, सूर्य का एक अलग से परिवार है जिसको हम बोलते हैं क्या, सौर परिवार। सौर परिवार, इस सौर परिवार में कितने ग्रह हैं दोस्तों, हमारे जो सूर्य के सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। ग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों, 8 ग्रह। उस 8 ग्रह में हम कहाँ रहते हैं दोस्तों, हम जो निवास करते हैं वो है पृथ्वी। कौन से ग्रह में निवास करते हैं हम, पृथ्वी। तो हमको भूगोल में क्या पढ़ना है, इसी पृथ्वी के बारे में पढ़ना है। ठीक, पृथ्वी के बारे में हम विश्व के भूगोल को थोड़ा सा संक्षिप्त करेंगे। के बाद हम विस्तृत अध्ययन करेंगे भारत के भूगोल के बारे में। इतना समझ आया दोस्तों। अभी हमने क्या देखा, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बाद हमने देखा आकाशगंगा। आकाशगंगा के बाद हम अगले लेक्चर में देखेंगे क्या दोस्तों, सौरमंडल। सौरमंडल, सौरमंडल में क्या है, कितने ग्रह हैं, कितने तारे हैं, कितने उपग्रह हैं और कौन कौन सा पिंड है, कितने क्षुद्र ग्रह है, इन सभी के बारे में हम क्या अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे दोस्तों। ठीक, यदि आज का लेक्चर अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।